रूबी कवि जंगल की सबसे मेहरबान कवि थी। फिर भी हर बार वो माँ बनने से रह जाती थी। कई दुआएं मांगने के बाद भी आखिरकार बिजली कवि को ये खुशखबरी मिल जाती है। वो अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत खुश थी। अरे बुलबुल, आओ आओ, क्या हुआ? कुछ चाहिए था? हाँ बिजली बहन, आज सर कुछ भारी भारी महसूस हो रहा है। खाना लाने का दिल नहीं कर रहा। क्या तुम मुझे कुछ दाने दे दोगी? अरे बुलबुल बहन, ये भी कोई पूछने वाली बात है। बुलबुल बहन, ये लो, ये दाने ले लो। रूबी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बुलबुल बहन, मैं जा रही हूँ। जंगल से तिनके जमा करने हैं। जंगल में बादल आ रहे हैं। बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस टूटे हुए घर में आंखें खोले। ठीक है कवि बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहते हुए बुलबुल दाना लेकर वहां से चली जाती है। अभी रूबी जाने ही वाली थी, तभी लल्लू कौवा घर वापस आता है। लल्लू जी, मैं जंगल से तिनके इकट्ठे करने जा रही हूँ। रुको रूबी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आखिर मेरा भी तो फर्ज है। यूं लल्लू और रूबी जंगल से खुश्क तिनके इकट्ठे करके अपना नया घर बना रहे थे कि अचानक तेज हवा के झोंके के साथ वो तिनकों का घर गिर जाता है और जोर की बारिश शुरू हो जाती है। लल्लू जी, हमारी मेहनत पानी में बह रही है। अब क्या करें? रूबी, तुम पहले घर चलो। ऐसी हालत में तुम्हारा भीगना ठीक नहीं है। फिर रूबी कवि उदास दिल के साथ अपने घर लौट आती है। रात को वो एक अंडा देती है और कुछ दिनों बाद उसमें से एक नन्हा सा बच्चा निकलता है। देखो ना लल्लू जी, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। देखो मेरा बेटा कितना प्यारा है। मैं अपने बेटे का नाम बिट्टू रखूंगी। सुबह होते ही जंगल के सारे परिंदे रूबी कवि के पास आते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको रूबी बहन। आपका बेटा वाकई बहुत प्यारा है। नाम क्या रखा है? मैंने बिट्टू नाम रखा है इसका। बहुत ही प्यारा नाम है। बिट्टू के आने से उनकी खुशियां बहुत बढ़ गई थीं। अब लल्लू और रूबी भी हर वक्त अपने बेटे की हर जिद पूरी करने में लगे रहते थे। एक दिन लल्लू कौवा बीमार हो जाता है। लल्लू जी, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। रूबी कवि जोर जोर से चीखती है। तभी सारे परिंदे वहां आ जाते हैं। क्या हुआ रूबी बहन? तोते भैया, देखो ना, लल्लू जी कुछ बोल ही नहीं रहे। रूबी बहन, मैं अभी उल्लू वैद जी को बुलाकर लाता हूँ। फिर नटखट तोता जल्दी से उल्लू को बुलाकर लेकर आता है। लल्लू कौवा अपना आधा जिस्म भी हिला नहीं सकता। अब ये तो ना कोई काम कर पाएगा और ना ही अपने घोंसले से उठ पाएगा। ये सुनकर तो रूबी कवि की होश उड़ जाते हैं। वो फूट फूट कर रोने लगती है। ऐ ऊपर वाले, ये तूने न जाने किस जन्म का बदला लिया है मुझसे। ये मेरे लल्लू जी को क्या हुआ है? हिम्मत रखो रूबी बहन, अब तुम्हें ही बिट्टू और लल्लू भैया का ख्याल रखना है। हाँ, ठीक कह रही है चिड़िया बहन। रूबी बहन, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो बिट्टू का ख्याल कौन रखेगा? वो सब परिंदे रूबी कवि को हौसला देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। लल्लू जी, आप फिक्र न करें। जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। मैं दिन रात आपकी खिदमत करूँगी, फिर देखना आप ठीक हो जाएंगे। मामा, भूख लग रही है, कुछ खाने को लाओ ना। हाँ बिट्टू बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर यूं रूबी कवि दिन रात मेहनत करती और लल्लू कवि का भी ख्याल रखती थी। कई दिनों से जंगल में बारिश हो रही थी। जैसे कोई चिड़िया अपने घर में बैठी अपने बच्चों के लिए गरम गरम पकौड़े बना रही थी। तभी नटखट तोता चिड़िया के दरवाजे पे आता है। उसके पास एक टोकरी थी। नटखट तोते ने दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और कहती है, अरे नटखट भैया, अंदर आओ। नहीं नहीं बहन, मुझे वापस जाना है। मैं तो ये आम लेकर आया था। मेरे बाग के आम पक चुके हैं।
सोचा बच्चों को दे आऊं। तोते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। रुक जाएं, मैं अभी आती हूँ। फिर मानो चिड़िया आमों की टोकरी लेके अंदर जाती है और एक बर्तन में पकोड़े भर के बाहर आती है। लो नटखट भैया, मैंने पकोड़े बनाए हैं। मीना बहन को पकोड़े बहुत पसंद हैं। ऐसे मौसम में पकोड़े देख के वो खुश हो जाएगी। फिर नटखट तोता वो पकोड़े लेके वहाँ से चल पड़ता है। उसी जंगल में दो सुस्त कौवे रहते थे जो हमेशा जंगल के परिंदों से लड़ते रहते थे। लल्लू जी, मेरा तो मीठे मीठे आम खाने का दिल कर रहा है। जाके ज़रा मुझे मीठे आम ला के दो। आम? ऐसी बारिश में मैं तुम्हें कहाँ से ला के दूँ? ये तो मैं नहीं जानती, कहीं से भी ला दो, बस मुझे ला के दो आम। मैंने आम खाने हैं। अगर तुमने आम खाने हैं तो खुद जाके तलाश कर लो, मैं नहीं जा सकता। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है लल्लू जी, देख लेना, मैं भी अकेले मीठे मीठे आम खाऊंगी। फिर रूबी कवि तेज बारिश में अपने घर से निकलती है। वो जानती थी कि उसे मीठे मीठे आम कहाँ मिलेंगे, इसलिए रूबी कवि सीधा तोते के बाग में जाती है। रूबी कवि तोते के बाग में जाकर आम खाने लगती है। मीना, तुम बैठो और पकोड़े खाओ, मैं जब तक अपने बाग का एक चक्कर लगा के आता हूँ। अरे तोते जी, छोड़ो, ऐसी बारिश में कौन तोड़ेगा आपके आम। अरे मीना, तुम नहीं जानती, चोर ऐसे ही मौसम में निकलते हैं। फिर नटखट तोता एक लाठी उठाता है और अपने घर से निकलता है। नटखट तोता दूर से ही रूबी कवि को आम खाते हुए देख लेता है। इसे तो आज छोड़ूंगा नहीं। रूबी कवि भी अपने ध्यान बैठी आम खा रही थी कि पीछे से तोता आकर एक लाठी रूबी कवि के सर पे मारता है। रूबी कवि सीधी नीचे गिर जाती है। हाय तोते, मैं तो मर गई। तुम फिक्र मत करो, आज तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। फिर नटखट तोता रूबी कवि को एक दरख्त से बांध देता है। अब काली कवि, तुम मेरे बाग में काम करोगी, ऐसे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, चोरनी कहीं की। नटखट भैया, गलती हो गई, माफ़ कर दो ना, एक बार जाने दो मुझे, मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। फिर थोड़ी देर बाद जंगल में बारिश भी थम जाती है। चलो फिर जल्दी से सारे पके हुए आम तोड़कर इस टोकरी में डाल दो। तोते भैया, मेरा शोहर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। पहले सारे काम पूरे करो, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर रूबी कवि तोते का सारा काम खुद कर लेती है और पके हुए आम तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखती है। आप जाओ, अगर दोबारा यहाँ दिखाई दी तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। रूबी कवि रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। लल्लू जी, वो गंदे मोटी चोंच वाले ने मुझे बहुत मारा और सारे काम भी मेरे से करवाए। क्या हुआ रूबी, क्या तुम पकड़ी गई थी? हाँ लल्लू जी, मैं तो आराम से आम खा रही थी, पता नहीं वो मोटी चोंच वाला कहाँ से आ गया। फिर उसने मुझे बहुत मारा और दरख्त से बांध भी दिया। लल्लू जी, मैं बदला लूंगी उस मोटी चोंच वाले से। तुम फिक्र ना करो रूबी, मैं देखता हूँ उसे मोटी चोंच वाले को। अब उसे पता चलेगा, उसका एक बड़े चोर का सामना होगा। मैं भी देखता हूँ कि वो मोटी चोंच वाला अपने आम तोड़कर कैसे मंडी ले जाता है। तोते भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। मानो बहन, सुनो ना, आजकल मेरे बाग में चोर बहुत आ रहे हैं। तुम ऐसा करो कि मेरे बाग की देखभाल कर लो, मैं शाम को तुम्हें कुछ आम दे दूंगा। फिर ऐसे चिड़िया समझ जाती है और वो तोते के बाग की देखभाल करने लगती है। तोता कुछ आम तोड़कर मंडी ले जाता है और चिड़िया पीछे से जंगल की रखवाली करती है। लल्लू अपने साथ अपने मामा जी को बुलाता है। मामा जी, चलो मेरे साथ, आज उस मोटी चोंच वाले को सबक सिखाना है। हाँ हाँ भांजे, चलो,
मेरा भी आम खाने का बहुत दिल कर रहा है। जो आम चोरी करेंगे वो हम आपस में आधे आधे बांट लेंगे। हाँ मामा जी, आप फिक्र ना करो, आज हम उस तोते का बाग ही खाली कर देंगे। फिर लल्लू और उसका मामा दोनों तोतों से बदला लेने के लिए जा रहे हैं। मामा जी, वो चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? लगता है तोते ने चिड़िया को रखवाली के लिए रखा है। मामा जी, चलो अभी हम घर चलते हैं और रात को वापस आएंगे। फिर शाम हो जाती है। चिड़िया बहन, ये लो तुम्हारे आम। अब तुम घर चली जाओ, सुबह फिर आ जाना। अब रात की रखवाली मैं खुद ही संभाल लूंगा। ठीक है तोते भैया, ख्याल रखना। आज तो वो कौवा तुम्हारे बाग के आसपास घूम रहा था। तुम परेशान ना होना मानो बहन, मैंने चोरों का बंदोबस्त कर लिया है। फिर चिड़िया आमों की टोकरी लेकर अपने रास्ते चल पड़ती है। वो घर चली जाती है और नटखट तोता अपने ठेले से एक बड़ा जाल निकालकर अपने आमों के ऊपर डाल देता है। फिर एक लंबी रस्सी से वो जाल बांधकर दूर जाकर सो जाता है। लल्लू जी, अब जाओ भी, अब तो वो तोता सो गया होगा। चलो मामा जी चलें। फिर लल्लू कौवा और उसका मामा रात के अंधेरे में निकलते हैं। वो आम तोड़ने लगते हैं। मामा जी, यहाँ तो आम खत्म हो गए हैं, चलो अब आगे से तोड़ते हैं। फिर जैसे ही वो दूसरे आमों के पास जाते हैं, वो जाल में फंस जाते हैं। रस्सी हिलती है और तोता रस्सी खींच लेता है। दोनों मामा भांजा जाल में फंस जाते हैं। भांजे, मैं यहाँ मर जाऊंगा, मुझे बाहर निकालो। मामा जी, मैं तो खुद जाल के अंदर हूँ, भला मैं कैसे आपको बाहर निकाल सकता हूँ? फिर तोता अपनी लाठी लेकर वहां पहुंच जाता है। तोते यार, हमने आपस में आधे आधे बांटने थे, इसलिए मार भी आधी आधी होनी चाहिए। तुम फिक्र न करो, अब तुम दोनों मरोगे मामा भांजा। फिर तोता उन दोनों कौवों की खूब पिटाई करता है। यूं उन दोनों कौवों को अपने किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपने वीडियो देख ली है, लेकिन ये क्या, आप तो सब्सक्राइब करना भूल ही गए। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सब्सक्राइब करके कमेंट में डन लिखते हैं। आप सभी का शुक्रिया।